फ्रेशर्स कैंडिडेट को एक्चुअल में जो अगर मैं मार्केट में देखूँ तो कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उनके रिज्यूमे में लिखा क्या है। अगर वो के लिए हील्स बेली पहन रही हैं तो वो ऐसा कुछ वेयर करें जिसमें वो खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ये ना कि वो हील्स पहनकर आ गई हैं, हिलता डुलता हुआ सा बॉडी स्ट्रक्चर है और वो खुद ही पेन फील कर रही हैं। ऐसा कुछ वेयर करो जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल समझें और थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड ना फील हो। फ्रेशर्स कैंडिडेट जो मोस्टली होते हैं, मैंने देखा है वो इंटरव्यू में इतने ज़्यादा कैजुअल होते हैं कि अपने रिज्यूमे को फोल्ड करते हैं और अपनी पॉकेट के अंदर रख कर और वही पेपर फोल्ड खोल कर दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित है अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है प्रियंका, जो कि एक एचआर प्रोफेशन है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम प्रियंका। हाय, कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच। एंड और अब दर्शकों को एक आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके बताइए कि आप क्या है, क्या करती हैं। माई सेल्फ प्रियंका एंड मैं लास्ट 7 ईयर्स से बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काम कर रही हूँ एंड मल्टीपल्स ऑप्शंस पे मैंने हायरिंग का काम किया है। बीपीओ हुआ, मार्केटिंग हुआ, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली मैं हायरिंग पे ही काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्मॉल एंड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब आगे मूव करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। और पहले क्वेश्चन की तरफ आने से पहले एक एजेंडा सेटिंग मैं देना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से होने क्या वाला है। और ये पॉडकास्ट नॉर्मली जो हम कर रहे हैं ये उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो लोग अपनी फर्स्ट जॉब सर्च कर रहे हैं एंड जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है और बिना किसी टेक्निकल डिग्री के वो कुछ ना कुछ जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला सवाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट जिसने अभी 12th पास की या ग्रेजुएशन कर ली है, फर्दर वो स्टडी रेगुलर नहीं करना चाहता क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस की अब रिक्वायरमेंट है या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, फर्स्ट जॉब करना चाहता है। नटशेल में सवाल ये है कि आप रिक्रूटमेंट करते आए हैं, क्या क्या ऑप्शन है वो एक बच्चा जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है कहाँ कहाँ वो जॉब अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी फील्ड हो सकती है एज पर योर एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस। ओके, सो अगर हम मार्केटिंग सिनेरियो देखें अभी, सो अगर कोई फ्रेशर्स कैंडिडेट है, अगर वो अपनी जर्नी को स्टार्टअप करना चाहता है तो वो मार्केटिंग फील्ड में जा सकता है, बीपीओ प्रोसेस में जा सकता है, फाइनेंस के बैकएंड में जा सकता है। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मल्टीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस अभी स्टार्टअप कर रही हैं अपने अपने छोटे छोटे सिस्टम से, जहाँ पर बेसिकली जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ ओपन है मार्केट में। गुड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अब आपने बता दिया कि उनको किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं फ्रेशर्स, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, उस फील्ड तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको जॉब तो स्टार्ट करनी है, लेकिन किस पोर्टल पे जाकर अपनी प्रोफाइल बनाए, या फिर उनको डोर टू डोर ऑफिस जाके अपने रिज्यूमे डाले, या फिर फेसबुक या फिर लिंक्डइन के थ्रू किस तरीके से लोगों की रीच पहुंचे। ये बात हम कर पाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वी आर इनटू द मार्केट, राइट। लेकिन एक नया बच्चा उस तक सिंप्लीफाई करके आप कैसे बताना चाहेंगे कि वो कैसे पहुंचे अपनी पहली जॉब तक। ओके, जो फ्रेशर कैंडिडेट है बेसिकली वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहा होगा, लाइक बीपीओ प्रोफाइल में जॉब ढूंढ रहा होगा या मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहा होगा या फिर और अपने बैकएंड में जॉब ढूंढ रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो कंपनीज के नेम्स उसको पता ही होते होंगे। वो ज़रूर कंपनी की वेबसाइट पर जाए, कंपनी के वेबसाइट पर हायरिंग्स करके एक फॉर्म्स होता है, एप्लीकेशंस होती है, उसको फिल करें और आप अपना जो रिज्यूमे है उसको अपलोड करें। अब जॉब पोर्टल्स जो होते हैं, बहुत सारी ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जॉब्स के लिए। सो वो वहाँ उस पोर्टल पर जाकर अपने रिज्यूमे को अपडेट करें एंड टच में रहे कंपनीज़ के और कंसल्टेंसीज के थ्रू वो अपनी जॉब को ढूंढता रहे। और जो उनके पास जो कॉल्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई बहुत सारे एचआर एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं जो कॉल्स करते हैं ऐसे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को, सीवीज को ढूंढते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जो कॉल्स जो आती हैं एचआर की, वो उन पर क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं
उन कॉल्स पे भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहें और सीरियसली होकर उनका रिस्पॉन्स करें और एग्जैक्ट टाइम पर वो HR के पास इंटरव्यू टाइम पर पहुँचें। ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो जहाँ से कॉल आ रही है उसको किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो आपने ये बताया कि वो पोर्टल पे जाए, जॉब पोर्टल पे जाके अपने रिज्यूमे को अपलोड करे, अपनी प्रोफाइल बनाकर, और उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली कॉल्स Of आने course, स्टार्ट हो जाएंगे of रिक्रूटर्स course. के अगर रिक्वायरमेंट होगी कहीं पे तो, और उस पे वो रिस्पॉन्ड करे, अपने आप को प्रिपेयर कर ले जॉब के लिए। ओके। राइट। ओके, एंड अब हम बात आई इस पे आई गए ना कि अगर वो रिज्यूमे अपलोड कर देता है और ये हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि बहुत मिथ भी होता है, फ्रेशर लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि फर्स्ट जॉब होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। मिथ ये होता है, लोग कहते हैं कि जब फ्रेशर बच्चा जॉब ढूंढने जाता है तो रिज्यूमे की वेटेज या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती। वैल्यू इस चीज़ की होती है कि बोलता कैसे है। आपको क्या लगता है, क्या रिज्यूमे की वाकई में एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं होती? आई थिंक जो रिज्यूमे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए कि वो अपने रिज्यूमे को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। रिज्यूमे मतलब हमें नहीं पता कि सामने वाला बंदा सामने वाले कैंडिडेट क्या है, उसका रिज्यूमे ही उसको बताता है। मतलब 25% तो हम लोग रिज्यूमे से ही जज करके बता देते हैं कि कैंडिडेट कितना सीरियस है अपनी जॉब के रिगार्डिंग। फ्रेशर्स कैंडिडेट को एक्चुअल में जो अगर मैं मार्केट में देखूँ तो कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उनके रिज्यूमे में लिखा क्या है। अगर वो अपने रिज्यूमे में ढंग से जो लिखा हुआ है उसको भी वो अच्छे से पढ़कर आते हैं तो मुझे लगता है कि उनका 50% जो इंटरव्यू है वो ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। तो रिज्यूमे इज़ ए इम्पॉर्टेंट। अपने रिज्यूमे में अपनी फ़ोटो, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ लगाएं। अपने रिज्यूमे में जो उन्हें क्वालिफ़िकेशन किए वो पॉइंट वाइज मेंशन करें, वहाँ पर कोई एडिशनल कोर्सेज किए हैं या फिर उन्होंने कोई इंटर्न किया है तो उसको ब्रीफली अच्छी तरीके से बताएं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक रिज्यूमे का एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और इसी के साथ साथ अगर रिज्यूमे मेरा अच्छा है या किसी कैंडिडेट का अच्छा है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए या उसको किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है? रिज्यूमे एक चीज़ है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, और क्या है इसके अलावा? ओके, जो फ्रेशर कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट मैंडेटरी इज़ रिज्यूमे। रिज्यूमे अगर उसने अच्छे से मेंटेन किया है, पेपर भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बच्चे ने किस तरीके से अपने कलर्ड रिज्यूमे के साथ इंटरव्यू के लिए आया, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका ड्रेसअप क्या है कि वो किस तरीके से ड्रेसअप आया है। फर्स्ट इज़ पंक्चुअलिटी, जो उसको इंटरव्यू टाइमिंग दिया गया है क्या वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पैक्ट डालती है एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है Right. फ्रेशर तक जा रही है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका लोग ध्यान नहीं रखते। राइट। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीपीओ। बीपीओ में बेसिकली एक डोमेस्टिक बीपीओ और फिर इंटरनेशनल बीपीओ, और मेनली आज अगर मेट्रो सिटी की बात करो तो बच्चे इंटरनेशनल बीपीओ में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके पर्क्स अच्छे हैं, उनके साथ और भी फर्दर उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो अब जो बच्चे देख रहे होंगे इंटरनेशनल बीपीओ में अप्लाई करने के लिए, उनके लिए आपके पास क्या है? ओके, इंटरनेशनल बीपीओ वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी फॉर दी एवरी कैंडिडेट। सो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर जिसके पास नहीं है हम उसको नहीं जा सकता है, वो उसके पास इंग्लिश के वर्ड वोकैबुलरी भी अगर अच्छी है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो काफ़ी सारी चीज़ें तो वो अपने ट्रेनिंग पार्ट में ही कवर अप कर लेता है, जो मुझे लगता है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा जो आप अभी बोल रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में। ये बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल कंपनीज में नॉर्मली अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो फॉर श्योर कि इंग्लिश इज मैंडेट, आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इंग्लिश बोल अच्छा नहीं सकते हैं तो आप इंटरनेशनल का पार्ट नहीं बन सकते। बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं, चैट प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे आपका रिटन इंग्लिश चेक किया जाता है इंस्टेड ऑफ कि आप बोल क्या रहे हैं। तो वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं इंटरनेशनल, जैसे आपने बात करी स्टार्टिंग में फाइनेंस सेक्टर है या फाइनेंस, उनकी फाइनेंस टीम तो फॉर श्योर होगी। तो अगर आप अकाउंट्स में बैठे या आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप वहाँ से इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हैं और इंटर्न से अपने करियर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नहीं, राइट। अच्छा, अब जब बात हो ही गई है रिज्यूमे की, तो जो फ्रेशर है वो फर्स्ट टाइम जो रिज्यूमे अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिज्यूमे बनाते वक्त? ओके,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक इंटरव्यू के अंदर आपके रिज्यूमे का। और फ्रेशर्स कैंडिडेट जो मोस्टली होते हैं, मैंने देखा है वो इंटरव्यू में इतने ज़्यादा कैजुअल होते हैं कि अपने रिज्यूमे को फोल्ड करते हैं और अपनी पॉकेट के अंदर रख कर और वही पेपर फोल्ड खोल कर दे देते हैं। और कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं, सिस्टर की जगह पर सिर्फ नेम चेंज कराकर वो पूरा रिज्यूमे लेकर आ जाते हैं अपनी फ्रेंड का एडिटिंग करके। सो समटाइम कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उनके रिज्यूमे में उनकी हॉबीज़ क्या लिखी हैं, और ये भी नहीं चेंज कराते हैं कि जहाँ ईमेल आईडी किसकी है तो वहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी चेंज भी करानी है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि उनका बहुत पुराना कोई रिज्यूमे उनके किसी चाचा ताऊ के बेटे ने बनाया होता है, तो वो नंबर भी ऑफ हो जाता है, वो रिज्यूमे में भी नंबर रहता है उनका। और अगर रिज्यूमे की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी हॉबीज़, आपकी एजुकेशंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है एक रिज्यूमे के अंदर कि आप किस तरीके से उसको मेंशन किया हुआ है। और अगर ईमेल आईडी की हम बात करें तो मैंने देखा कि बच्चे इनिशियली जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो crazyboy@gmail.com करके अपना वो ईमेल आईडी बना लेते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने भी अपना करियर स्टार्ट किया था आज से 10-12 साल पहले, तो मैंने खुद भी अपने लिए एक ईमेल आईडी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद @gmail और सब याहू भी चला करता था। तो मैं भी अपनी तरफ से अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको करना है कि सबसे पहले एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है? क्रेज़ी बॉय वाला वो टाइम चला गया आपका। राइट। नेक्स्ट रिज्यूमे हो गया, ग्रूमिंग, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप किस तरीके से आ रहे हैं। दो हमने उस पे थोड़ी सी बात की है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम डिटेल्ड बात करें कि एक पर्सन जब इंटरव्यू में जा रहा है, क्या क्या पॉइंटर्स हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को ग्रूम्ड तरीके से प्रेजेंट कर पाए, तो किन किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए, ग्रूमिंग इसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए उसके लिए। ओके, ग्रूमिंग पार्ट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक पार्ट है, बहुत काफ़ी लंबे टॉपिक हो सकता है ये हम लोगों के लिए ग्रूमिंग पे, तो बट इसको शॉर्ट में ही हम कवर अप करेंगे अभी। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनको ये नहीं इतना पता होता कि बेसिकली उनको क्या ग्रूमिंग क्या करना है, कैसे जाना है। वो नॉर्मल राउंड नेक टी शर्ट्स और फंकी जीन्स और फंकी शूज़ और हाथ में ब्रेसलेट काफ़ी सारे वेयर करके और बियर्ड काफ़ी ज़्यादा उनकी सेट नहीं होती है, तो वो ऐसे कॉलेज बॉय बनकर चले जाते हैं। लाइक बॉयज़ अगर अपनी कॉलर वाली शर्ट पहन कर आ रहे हैं, जीन्स एकदम या ट्राउज़र वेयर कर रहे हैं, प्रॉपर स्मार्टली तरीके से अपनी शर्ट को वेयर, बियर्ड, हेयर कट में आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, कॉन्फिडेंस लगते हैं। उनको लगता है कि इंटरव्यू है, जो भी पूछा जाएगा हम ईजिली इसको कवर अप करते हैं। मुझे लगता है कि आधा सिलेक्शन उनको देखकर ही उनका हो जाता है, राइट? अब हमने बात कर ली कि बॉयज की, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू देने तो गर्ल्स भी आती हैं। वो यूजुअली क्या-क्या मिस्टेक करती है? हाँ, गर्ल्स का अगर मैं पार्ट देखूँ तो गर्ल्स में क्या है कि एक तो उनके बाल बहुत ज़्यादा लूज़ करके आ जाती हैं वो, कब सम टाइम क्या होता है, और प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं होती हैं, जैसे कट स्लीव वगैरह, कुछ भी नेक थोड़ा ऑकवर्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली जज हो जाती है कि अगर आप इस तरीके से ड्रेसअप में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जज कर लेते हैं कि कितना बंदा सीरियस है इस जॉब के लिए, या फिर क्या क्या इंटेंशन अपनी यहाँ लेकर आ रहा है, कितना सीरियस है वो इस जॉब के लिए। तो ग्रूमिंग पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब बात आती है कि गर्ल के फॉर्मल वेयर की, तो इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बॉयज में तो बहुत क्लियर कट पता चल जाता है, शर्ट और पैंट अगर पहनी तो ये फॉर्मल है, ठीक है। गर्ल्स में क्या कि वो कंफ्यूज है कि किसको फॉर्मल में काउंट करते हैं। जहां तक मुझे पता है, एक जो गर्ल्स कुर्तीज वेयर करती है वो भी फॉर्मल में आता है। उनकी भी शर्ट है, उनका भी ट्राउजर है, ठीक है। लेकिन लड़कियों को ऐसा क्या लगता है कि जैसे जब तक वो शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी, ठीक है, तब तक वो फॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, या फिर हील या बैलीज नहीं पहनेंगी, वैलीज कहते हैं उनको, वैलीज कहते हैं, हाँ, वो नहीं पहनेंगी तो वो फॉर्मल में काउंट नहीं होगा। तो आप क्योंकि ना मैं इसलिए क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लड़कियां अभी कॉलेज से निकली हैं, ठीक है। उनके पास घर में कोई बताने वाला है नहीं कि आपको ऑफिस पहन के जाना है, तो आप प्लीज एक बार
मुझे लगता है गर्ल्स अगर इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उनको शर्ट, अगर कोई लड़की है जीन्स पहनती हैं या फिर ट्राउज़र वेयर करती हैं तो उनको शर्ट पहननी चाहिए या ऐसा टॉप कोई पहनना चाहिए जिसमें उनका नेक पूरा कवर हो। और उनको नॉर्मल अगर शूज़ पहनने हैं तो शूज़ एकदम साफ़ होने चाहिए। अगर वो के लिए हील्स बेली पहन रही हैं तो वो ऐसा कुछ वेयर करें जिसमें वो खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ये ना कि वो हील्स पहनकर आ गई हैं, हिलता डुलता वैसा बॉडी स्ट्रक्चर है और वो खुद ही पेन फील कर रही हैं। सो वो भी एक स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा कुछ वेयर करो जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल समझें और थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड ना फील हो। और कुछ मेकअप के भी टिप्स आप देना चाहेंगे उनको कि एक तो बहुत लाउड मेकअप करके आ जाती हैं लड़कियां इंटरव्यू देने, तो वो कि एक सटल सा मेकअप किस तरीके का होता है? हैवी इयररिंग्स हो गई। वो डिपेंड करता है कि किस प्रोफाइल के लिए वो लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो जितना अपने आप को सिंपल प्रेजेंट करेंगे वो उतने ज़्यादा एलिगेंट और स्मार्ट प्रेजेंटेबल लुक देता है उन लगते हैं वो लोग। और बात करूँ इयरिंग्स की तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े इयरिंग्स पहनकर उनको जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो छोटे इयरिंग्स पहने। मैंने एक ग्रूमिंग का एक छोटा सा मैंने कोर्स किया था जिसमें मुझे भी बताया गया था कि वाइट पर्ल वाले जो इयरिंग्स होते हैं वो गर्ल्स को वेयर करने चाहिए। और नेल्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, नेल्स उनके कट होने चाहिए। और गर्ल्स में भी उनके जो बाल हैं वो एकदम बर्न होना चाहिए उनके बालों का, अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या नेल आर्ट करा के जाना जरूरी तो नहीं है? नहीं नेल्स आर नॉट मैंडेटरी। अच्छा, इस पे मेरा एक एडिशन और है, एंड दिस एडिशन इज व्हाट, एक फॉर्मूला होता है ग्रूमिंग का, दैट इज 20x4, राइट? 20x4 फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट 20 इंचेस ऑफ योर बॉडी, जो टॉप बॉडी है, तो मतलब योर फेस, दैट हैज टू बी ग्रूम्ड, दैट इज द वन। सेकंड 20 इंचेस व्हाट, द फर्स्ट 20 वॉक और द स्टेप्स दैट यू टेक इन द ऑफिस, तो वो आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। थर्ड 20, the third 20 that I'm talking about, the first 20 words that you speak, right? And the fourth 20, the first 20 seconds of the interaction, कि उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हो और किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। तो ये 20x4 नॉर्मली ये फॉर्मूला गूगल पे भी मिल जाएगा, ग्रूमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये 20x4 अगर बंदा दिमाग में बिठा लेना तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ओके, सो प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम बात कर रहे हैं नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे पोर्टल रिकमेंड करें जहाँ पे एक फ्रेशर कैंडिडेट जाके अपनी प्रोफाइल अगर बनाता है तो उसको रिस्पांस आने स्टार्ट हो जाए। गारंटीड तो नहीं होता रिस्पांस, क्योंकि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी आप रिक्रूटमेंट में हैं और आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को जानते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कौन से पोर्टल अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट को? ओके, सो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जो मुझे लगता है इजी है बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करना, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें फिल नहीं करनी होती उसको। अपना जॉब तो आई थिंक सब लोगों ने सुना ही होगा आज के टाइम पे, अपना जॉब। naukri.com, आप वहाँ पर जाके इजी है, बहुत इजी है यहाँ पर जॉब में आपको अपने आप फॉर्म ही फिल करना है। अपना हो गया वर्क इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी वहाँ पर भी इजी अवेलेबल रहती है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 3 अगर वो भी कर लेंगे तो वहाँ से भी उनको रिस्पॉन्स आना काफ़ी अच्छा शुरू हो जाता है। या अब मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों से है लेकिन क्वेश्चन इस बार, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। अब उनके पास, उनके लिए क्या है, अभी तक हम फुल टाइम जॉब की बात कर रहे थे, अब पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए उनको और घर को सपोर्ट करने के लिए काम भी करना है, और ऐसे बच्चों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत ज्यादा है। उनके वो किस तरीके से अप्लाई करें, कैसी कैसी जॉब अवेलेबल है? ओके, सो जो पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, पार्ट टाइम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पार्ट टाइम में ऑप्शंस नहीं है। पार्ट टाइम्स में आप बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में भी जा सकते हैं, बीपीओ में भी ऑप्शंस होते हैं, इवनिंग शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स और मॉर्निंग शिफ्ट्स। एंड मार्केटिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मार्केटिंग में भी आप शिफ्ट वाइज लाइक कुछ 2-3 आवर्स की शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो, लाइक आप मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग्स, डोमिनोज, यहाँ पर भी कुछ पार्ट टाइम्स जॉब्स अवेलेबल हैं। तो
अगर आप जाना चाहें तो हमारे पास ये भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। और आजकल मनोज, अगर अब मैं बात करूं, क्योंकि मैंने पूछा था आप दोनों से क्वेश्चन है, तो That's आपने अच्छी okay. तरीके से बताया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, राइट। ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो आप कैसे लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो पार्ट टाइम क्या क्या और कर सकते हैं? देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो प्रियंका ने बहुत अच्छे से एडिशन कर दिया कि ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, फैक्ट है। और पार्ट टाइम ऑप्शंस बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लोगों के लिए कई बार नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पे कम हो जाता है फॉर श्योर। अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉय लेट्स सपोज 20,000 की सैलरी पे, तो पार्ट टाइम वाला बाय डिफॉल्ट 8,000 पे आ जाता है। तो आइडली 10 पे आना चाहिए, लेकिन 8-7 पे आ जाएगा वो, ठीक है। ठीक है। और उसमें अब सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल मीडिया पे देखो आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। एक तो वही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, यूट्यूब, ठीक है, ओके। दैट इज वन ऑप्शन। हाँ, इट इज अगेन अ पेशेंस वाला जर्नी। ये बहुत इजी जर्नी नहीं होगा, कोई भी चीज आप करोगे तो उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, ठीक है। दैट इज वन। ब्लॉग राइटिंग एक अलग ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आप एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं, भैया सामने बैठ के हमें शूट कर रहे हैं, इसके बाद एडिटिंग करेंगे इसको, ठीक है। तो एक वो हो सकता है, लेकिन ये सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं जिन पे आपको पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन आपको देती है। डेटा एंट्री वर्क होते हैं, और अगर आपको टैली अच्छे से आता है, अगर आपकी कॉन्टैक्ट ठीक ठाक है, तो आप कुछ कंपनीज के अकाउंट्स को घर से ही मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल अगर आपको अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाने आती है, तो ये सारे भी ऑप्शंस आपके साथ अपने अवेलेबल होते हैं। तो आपके प्रोफेशन में तो देखो कंसल्टेंट की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पास इस तरीके की कॉल आती है, या उनको इस तरीके से बुलाया जाता है कि आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी? पहली चीज़ तो कभी भी कोई कंसल्टेंट जो है वो किसी को कॉल पर ये नहीं बताता है कि आपको यहाँ आकर पैसा देना पड़ेगा। वो डायरेक्टली उनको कॉल्स करते हैं कि मैम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, आपके लिए हमारे पास 25,000 की 30,000 की जॉब है। तो ऐसा नहीं होता है। इट्स अ टोटली फेक कॉल, क्योंकि कंसल्टेंसीज के टाई अप्स होते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किस डोमेन को हम लोग हायर कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक परसेंटेज जो है वो सेट होता है, तो कैंडिडेट को पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। ओके प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया कि ग्रूमिंग एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या वो कैंडिडेट जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है उसको वाकई में कुछ पढ़ के आना चाहिए, कुछ डिटेल्स लेके आनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैंडिडेट के लिए। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका इंटरेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग जज करते हैं, और ऑटोमेटिकली हम लोग एक कैंडिडेट को पूरा अपनी कंपनी का जेडी हुआ या कंपनी की वेबसाइट हुई, हम उसको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमने जो उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, क्या उसने रियलिटी में उसको ओपन करके देखा है, उसको पढ़ा भी है, उसमें उसने कुछ देखा भी है कि हमने क्या वेबसाइट है, क्या हमारे रिव्यूज़ हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या कर रही है, सब कुछ मतलब एक पता चलता है कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है, क्या उसने सच में थोड़ी सी पढ़ाई भी की है कि नहीं की है कि बस ऐसे ही आ गया इंटरव्यू देने के लिए। इम्पॉर्टेंट है ये, एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको थोड़ा बहुत तो पढ़कर जाना चाहिए कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। ओके, सो मैं साथ ही साथ में बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि पहले इंटरव्यू में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आपको हताश नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, आप बस इंटरव्यू देते चले जाओ। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो अगला इंटरव्यू होगा ना, वो पिछले इंटरव्यू से बेहतर होगा। तो इसको ना एक लर्निंग प्रोसेस की तरह आपको करना पड़ेगा, हताश नहीं होना, जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। राइट, आई एम श्योर कि आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, और स्पेशली वो लोग जो कि अभी जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे इनपुट्स पहुंचे होंगे उन तक। एंड इन चीज़ों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर श्योर कि आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा कि आपके इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं और आप कैसे अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ एक गुड न्यूज़ भी है कि विजनरी वॉइस बॉक्स इनवाइट कर रहा है बहुत सारे गेस्ट को, और अगर आपको लगता है कि प्रियंका जी की तरह आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं अपने पॉडकास्ट पे। और हमारे पॉडकास्ट के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप वहां से चेक करके हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। अनदर थिंग, अगर आपको लगता है कि राहुल और मनोज आपके पॉडकास्ट पे आगे कुछ वैल्यूएबल शेयर कर सकते हैं, तो आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।